तो आज का ये वीडियो एसी इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए, किसके लिए है? एसी इकोनॉमिक्स। तो जिन भाइयों का एसी इकोनॉमिक्स है उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज हम कंप्लीट यूनिट 1 करने वाले हैं। क्या? कंप्लीट यूनिट 1। हाँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस मैप में आपका घर कहाँ है बताइए? धनबाद में कि बोकारो में? अगर बोकारो में है तो किस गांव में है, धनबाद में है तो किस गांव में है, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। हम आज जो कि पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो टॉपिक है इसका हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 गो क्वेश्चन लिए हैं और उसका आंसर जो कि आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो आइए, क्वेश्चन क्या हमारे पास? क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की धन केंद्रित और कल्याण केंद्रित परिभाषाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमारा जो अर्थशास्त्र है ये धन केंद्रित है और कल्याण केंद्रित है। कल्याण मतलब समझते हैं आप क्या होता है? कल्याण का मतलब होता है लोगों का भला करना, और धन केंद्रित मतलब धन को अपने पास रखना, उस धन से किसी का भलाई ना करना, ये हुआ धन केंद्रित। और कल्याण केंद्रित मतलब लोगों का भलाई करना धन से, धन मतलब पैसा से। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं ये आप देखिएगा पैसा का खेल है। इकोनॉमिक्स क्या है? पूरा पैसा का खेल है। तो इसमें हम पैसा के बारे में ही पढ़ते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में आपको लिखना क्या है? अर्थशास्त्र के विकास में एडम स्मिथ। अच्छा, एडम स्मिथ बहुत ही फेमस व्यक्ति है। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो याद रखिएगा एडम स्मिथ। और अल्फ्रेड मार्शल के विचार महत्वपूर्ण है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। अर्थशास्त्र को क्या माना है? धन का विज्ञान। कौन माना है? एडम स्मिथ ने। जहाँ मुख्य ध्यान धन के अर्जन और वितरण पर था, यानी मुख्य जो ध्यान हम देंगे केवल और केवल धन को अर्जन करने में, या पैसा कैसे कमाएंगे और उस पैसा को कहाँ कहाँ हम खर्च करेंगे, वितरण कहाँ कहाँ करेंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये कौन कहता है? एडम स्मिथ कहता है। उनके अनुसार राष्ट्र की संपत्ति बढ़ना ही अर्थशास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य है। एडम स्मिथ कहता है कि किसी राष्ट्र का जो है संपत्ति, उसको आप जितना बढ़ाओगे वो अर्थशास्त्र के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। यानी अर्थशास्त्र कहता है केवल और केवल संपत्ति को बढ़ाओ और कुछ नहीं। दूसरे ओर एडम स्मिथ के बाद हम जानेंगे कि जो हमारा अल्फ्रेड मार्शल है उसने कल्याण केंद्रित परिभाषा दी है। तो हमने ऊपर देखा जो हमारा एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ बोल रहा है केवल और केवल पैसा कमाओ, जबकि जो हमारा अल्फ्रेड मार्शल है वो कहता है आप लोगों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, लोगों को हेल्प कीजिए, कल्याण कीजिए। ये हमें कौन देखने को मिलता है, यानी कौन आदमी देता है? तो अल्फ्रेड मार्शल देता है। उन्होंने तर्क दिया कि धन केवल एक साधन है, जबकि साध्य मानव कल्याण है। वाह, एक नंबर आदमी था ये यार। वो बोल रहा है धन एक साधन है, जबकि हमारा जो मानव कल्याण है ये एक साध्य है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के समान व्यवसाय का अध्ययन है। मार्शल के अनुसार जो हमारा अर्थशास्त्र है ये मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय, यानी वो किस प्रकार काम करता है उसका अध्ययन है, जिसमें यह देखा जाता है कि मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकता जैसे घर, कपड़ा, गाड़ी, वॉच, फैन, एसी आदि को पूरा करने के लिए आय यानी पैसा कैसे प्राप्त करता है और कैसे खर्च करता है। कि वो कुछ पैसा एसआईपी में लगाएगा या म्यूचुअल फंड में लगाएगा या फिर बैंक में डिपॉजिट करेगा, और कितना पैसा वो सामान खरीदने में खर्च करेगा। तो ये अल्फ्रेड मार्शल कहता है। संक्षेप में अगर हम कहें तो स्मिथ ने आर्थिक पुरुष पर जोर दिया है, यानी पैसा कमाओ, जबकि मार्शल ने सामाजिक और वास्तविक मनुष्य के कल्याण को प्राथमिकता दी है। प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी, समझते हैं ना? हम प्रायोरिटी देते हैं इस चीज़ को। जैसे कि आप जो सब्जेक्ट लिए हैं, क्या सब्जेक्ट आपका बताइए? तो मान लीजिए कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स तो रहेगा नहीं यार, कुछ अच्छा सब्जेक्ट होगा।
तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, मान लो कि इकोनॉमिक्स ही है, तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस या प्रायोरिटी या प्राथमिकता आपने इकोनॉमिक्स को दी है। तो उसी प्रकार हमारा जो अल्फ्रेड मार्शल है वो कहता है क्या, सामाजिक और वास्तविक जो है ये मनुष्य के कल्याण को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 2 नंबर, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषा की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न है, 5 नंबर में जो आपका पूछता है ना, बस वही प्रश्न है ये। तो एक बार सभी प्रश्नों को देख लीजिए और वीडियो के अंत में मैं आपको पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ समझते हैं कि नहीं? पीडीएफ क्या होता है? उस पीडीएफ को लेने के बाद आप आराम से कहीं भी बैठ के इसका रिवीजन कर सकते हैं। आपको दोबारा वीडियो देखने का मौका मिलेगा लेकिन दोबारा आप नहीं देखेंगे, मतलब मन नहीं करेगा। आपके पास तो पीडीएफ रहेगा, जो यहाँ आपके पास है, ये आपको पीडीएफ रूप में मैं दे दूंगा। तो कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे वो अंत में बताऊंगा, अभी पहले समझिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से निवेदन है, कृपया करके आप हमारे चैनल को मोनेटाइज करा दीजिए, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषा की मुख्य विशेषता की व्याख्या कीजिए। तो हमारे पास इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे क्या, कि प्रोफेसर जो हमारे लियोनल रॉबिन्स है, उन्होंने अर्थशास्त्र को एक चयन का विज्ञान माना है। क्या? चयन का विज्ञान, कि आप अर्थव्यवस्था में सभी चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं, आप कुछ ही चीज़ों को खरीद सकते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को आप खरीद सकते हैं। यानी चयन कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं इसको खरीदूँगा। तो हमारे पास एक प्रोफेसर है रॉबिन्स नाम का, रॉबिन्स याद रखिएगा, लियोनेल याद नहीं रखिए, उतना बड़ा नाम जो कि रख के कोई फ़ायदा है नहीं याद, तो रॉबिन्स याद रखिए। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक चयन का विज्ञान माना है। उनकी परिभाषा के 4 मुख्य स्तंभ है। उनकी परिभाषा के 4 मुख्य स्तंभ है। पहला है असीमित आवश्यकताएं। हमारे पास आवश्यकताएं बहुत सारे हैं, पता है कि नहीं है? आपके पास अभी कौन सा मोबाइल है एक बार कमेंट कीजिए तो। रेडमी का होगा, वीवो का होगा, ओप्पो का होगा, लेकिन आपके पास ऑलरेडी मोबाइल होने के बावजूद भी आप एप्पल की ओर स्विच करना चाहते हैं। यानी हमारे पास आवश्यकताएं जो है ये असीमित है, हमारा आवश्यकता कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यही रॉबिन्स कहता है कि असीमित आवश्यकताएं, मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। ये कौन कहता है? रॉबिन्स कहता है। दूसरा है सीमित साधन। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास जो साधन है, जैसे समय हुआ या धन हुआ या जो संसाधन हुआ, ये सीमित है या दुर्लभ है। अच्छा, हम तो अभी आईफोन खरीद सकते हैं, तो क्या हमारे पास साधन है? साधन मतलब पैसा है? नहीं, दुर्लभ है, बहुत ही कम है। क्या? दुर्लभ साधन है हमारे पास। तो पैसा रहता तो हम ऑब्वियसली ले लेते। तीसरा नंबर पे लिखा हुआ है क्या, साधनों के वैकल्पिक उपयोग। हम वैकल्पिक उपयोग कि आईफोन नहीं है तो हम एंड्रॉयड से जो कि काम चलाएंगे, तो वैकल्पिक उपयोग जो कि हम खोजते हैं। सीमित संसाधनों का प्रयोग अलग अलग कार्यों में किया जा सकता है, जैसे दूध का उपयोग चाय बनाने के लिए, मिठाई और दही बनाने में हम दूध का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ अलग और एक लिखा हुआ है क्या, चुनाव की समस्या। हम फिर चुनते हैं कि हम कौन सा लेंगे, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। चूँकि साधन कम है और इच्छाएं अधिक है, इसलिए मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है कि वह किस आवश्यकता को पहले पूरा करेगा। बताइए, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम आईफोन ले लें या फिर हम बाइक ले लें। तो बताइए ये 2 में से हम क्या लेंगे पहले? तो बाइक लेंगे, तब ना हम बाइक में इधर उधर घूमेंगे, और अगर कहीं काम रहा तो उस काम को जाके हम बाइक के सहारे जाके करके तुरंत घर आएंगे। और मोबाइल से हम सिर्फ फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उससे हमारा जो कि लाइफ चलने वाला नहीं है। तो पहले हम चुनते हैं कि हमारे लिए कौन सा आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास तो साधन कम है ना और इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार एक चुनाव की समस्या हमें इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। रॉबिन्स के अनुसार इन्हीं चुनाव करने वाली मानवीय क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है, कि आखिर हम सीमित संसाधनों के उपयोग से अपने आप को कैसे संतुष्ट रखेंगे। यही रॉबिन्स कहता है कि यही चीज़ अर्थशास्त्र है। ओके,
आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लगेगा, काहे नहीं लगेगा यार। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। अगर अभी तक आप नहीं किए हैं तो एक ही बार लाइक करने के लिए बोलता है, क्योंकि 2 बार लाइक करने से फिर डिसलाइक हो जाता है। तो एक ही बार लाइक कीजिए। तो जल्दी से लाइक कीजिए, जल्दी से, और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बोकारो में आपका घर कहाँ पे है या धनबाद में आपका घर कहाँ पे है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब एकदम छोटा मोटा, और समष्टि का मतलब होता है मैक्रो यानी बहुत ही बड़ा। समझ में आ गया होगा। उत्तर आप लिखिएगा, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम यह जो, अरे यार पेन भूल जाते हैं। व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। जैसे एक उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। जैसे हम चावल खरीदते हैं तो हम एक कंज्यूमर हुए, हम बिजली बिल ले रहे हैं तो कंज्यूमर हुए। तो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, एक फर्म एक विशेष वस्तु की कीमत, यानी एक एक चीज़ों को जब हम अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति अपने लाइफ में क्या क्या खरीदता है, तो उसका अध्ययन हम फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का कुशल आवंटन है। यानी संसाधन जो है उसका हम कुशल मतलब अच्छा तरीक़ा से कैसे आवंटन यानी बांट सकते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों को कैसे कैसे तरीके से हम दे सकते हैं। इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। ये संसाधनों का जो कुशल आवंटन है इसी को हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो ने मैक्रो, देखिए आई का अंतर है, उसमें आई लगा हुआ है, इसमें ए लगा हुआ है। तो मैक्रो का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन करता है, यानी पूरा भारत के लोगों का अध्ययन करता है, पूरा भारत के कंपनियों का अध्ययन करता है, पूरा भारत के संसाधनों का अध्ययन करता है। तो यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, बजट, ओके। और इसका जो उद्देश्य होता है ये आर्थिक विकास और स्थिरता लाना उद्देश्य होता है, कि हम कैसे लोगों में विकास लाएं और कैसे हम महंगाई से बचें, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो हम इसको कैसे स्थिर कर सकते हैं। इसे आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको? हमारा पास जो समष्टि जो अर्थशास्त्र है इसको हम आय और रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगला है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। जो हमारे पास व्यष्टि अर्थशास्त्र है और जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब समझ रहे हैं कि एक के बदले एक का यूज़ हम कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर ये हमारे पास नहीं है तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं पूरक है, क्योंकि व्यक्तियों के व्यवहार से ही अर्थव्यवस्था बनती है और अर्थव्यवस्था की नीतियाँ व्यक्तियों को प्रभावित करती है। अभी आप कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले आप पेट्रोल देखेंगे कि हमारे गाड़ी में कितना पेट्रोल है, और ये पेट्रोल जो है अभी कीमत इसका बढ़ रहा है, और बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था है, और अर्थव्यवस्था जो है यही लोगों को प्रभावित करता है। हमारे अर्थव्यवस्था में अभी महंगाई बढ़ रही है जिस कारण हम अपनी आवश्यकताएं पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करता है, इतना याद रखिए। 3 गो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास है, अर्थशास्त्र की आगमन और निगमन विधियों का तुलनात्मक वर्णन करें। तो अर्थशास्त्र में हमें 2 विधि देखने को मिलता है, एक है आगमन और एक है निगमन। इन 2 विधियों का हमें तुलनात्मक वर्णन करना। तुलना मतलब अंतर, तुलनात्मक जब आपको देखने को मिलेगा कहीं तो इसका मतलब आप समझिए कि अंतर की बात की गई है। क्या अंतर की बात? तो उत्तर इसमें लिखेंगे हम, अर्थशास्त्र में सिद्धांत के निर्माण के लिए 2 प्रमुख विधियों का प्रयोग होता है।
ऊपर हमने जाना कि दो प्रमुख विधियों का जो कि प्रयोग होता है, एक है निगमन और एक है आगमन। तो निगमन विधि जो है इसे तर्क विधि भी कहते हैं। निगमन को हम क्या कहते हैं? तर्क विधि भी कहते हैं। इसमें हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं कि हम पहले एक कोई सामान्य चीज़ खरीदेंगे, यानी एक छोटा सा मोबाइल खरीदेंगे, कीबोर्ड वाला फ़ोन खरीदेंगे, फिर सामान्य से हम विशिष्ट एप्पल की ओर जाएंगे। तो यही निगमन विधि कहती है कि पहले हम कोई एक छोटा मोटा चीज़ लेंगे, उसके बाद हम एक बड़ा चीज़ लेंगे। यही निगमन विधि कहता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, मरणशील मतलब मरने वाले हैं, जरूरी नहीं कि आज मर जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी वो जरूर मरेंगे, ये सामान्य है। इसलिए राम भी मरणशील है। क्या यूज़ किया है यार, जो मैंने आपको बताया ये यूज़ कीजिए, समझ में आ जाएगा। और विशिष्ट का मतलब क्या है? विशिष्ट यह विधि अमूर्त और तर्क पर आधारित होती है। अमूर्त यानी जिसको हम छू नहीं सकते हैं, अमूर्त मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं, और तर्क मतलब लॉजिक पर आधारित होता है। तो निगमन हम जो कि कंप्लीट कर लिए, अब आगमन की ओर आते हैं। आगमन विधि, इसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर आते हैं कि लोग पहले बहुत अमीर होता है और अमीर के बाद फिर वो गरीब हो जाता है। तो ये आगमन विधि हुआ। इसमें वास्तविकता, आंकड़ों और तथ्यों के निरीक्षण पर नियम बनाए जाते हैं। जैसे विभिन्न परिवारों के उपभोग का अध्ययन कर उपभोग का नियम बनाना कि लोग कितना उपभोग कर रहे हैं, ये चीज़ का अध्ययन करना। यह विधि अधिक व्यवहारिक और वास्तविक होती है। ओके, जो हमारा आगमन विधि है ये बहुत अधिक व्यवहारिक और वास्तविक होती है। आधुनिक अर्थशास्त्री दोनों विधियों के उचित समन्वय पर जोर देते हैं कि हम किसी भी चीज़ का अगर अध्ययन करेंगे तो हम आगमन और निगमन दोनों विधियों का जो कि मिला जुला रूप लेंगे। समन्वय का मतलब मिश्रण, ओके, मिला जुला। तो आइए 5 नंबर प्रश्न चलते हैं। ज़रूरी है दोस्तों लाइक करना और कमेंट करना। कमेंट करके बताइए कि आप किस कॉलेज से एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी आपने किस कॉलेज में एडमिशन कराए हैं। ओके, 5 नंबर प्रश्न है, क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला? क्वेश्चन मार्क। सोचिए कि ये एक विज्ञान है कि कला है। तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। आइए इसका आंसर जानते हैं। अर्थशास्त्र की प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। विद्वान जो है अर्थशास्त्री जिसके हम कहते हैं, वो मतभेद में पड़ गए हैं कि हमारा जो अर्थशास्त्र है ये विज्ञान है या कला है। लेकिन वर्तमान में इसे विज्ञान और कला दोनों माना जाता है। हम यार पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि टॉपर बनने के लिए और ना ही पीएचडी करने के लिए। जो जो लिखा गया है उसको एक बार समझिए और वही कॉपी पेस्ट करके आ जाइए। तो वर्तमान में भी ये कला और विज्ञान दोनों रूप में हमें देखने को मिलता है। लेकिन विद्वान जो है वो अभी भी मतभेद में है कि इसको हम कला माने कि विज्ञान माने। तो कला के रूप में आइए जानते हैं। कला के रूप में जो विज्ञान के रूप में, उसके बाद कला के रूप में। ओके, तो विज्ञान के रूप में हमारा अर्थशास्त्र कैसा है? यह तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। तो विज्ञान मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को एकदम बारीक से अध्ययन करना कि एक के बाद एक प्रोसेस क्या हो रहा है। उसी प्रकार जो हमारा अर्थशास्त्र है ये एक विज्ञान का रूप है, क्योंकि इसमें हम तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं और कारण तथा परिणाम के बीच संबंध स्थापित हम करते हैं। जैसे कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। कीमत अगर किसी चीज़ का बढ़ गया, मान लीजिए कि टमाटर का प्राइस बढ़ रहा है, तो हम टमाटर जहां हम 1 किलो पहले लाते थे वहां हम 1 पाव लाएंगे या आधा किलो लाएंगे। तो कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। यह एक वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान दोनों है। वास्तविक विज्ञान मतलब क्या और आदर्श मतलब क्या होना चाहिए, ये दोनों का मिला जुला रूप है। अब आइए जानते हैं कला के रूप में हमारा अर्थशास्त्र कैसा है। कला का अर्थ है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग। ओके, जब अर्थशास्त्र, हमारा जो अर्थशास्त्र है बेरोजगारी या गरीबी जैसी समस्याओं को हल करने के लिए नीतियां निर्माण करता है, तो वह कला बन जाती है।
ओके, यहाँ तक जो कि आप समझ गए होंगे कि एक बार मिटा लेता हूँ। जब अर्थशास्त्र बेरोजगारी या गरीबी जैसी समस्या को हल करने के लिए नीतियाँ निर्माण करते हैं, नीतियाँ मतलब नियम कानून योजनाएं कुछ बनाती है, तो यह एक कला बन जाती है। अतः अर्थशास्त्र केवल सिद्धांत का समूह नहीं बल्कि जीवन की समस्याओं को सुलझाने का एक व्यवहारिक उपकरण भी है। ओके, वेल डन। आप जो कि 5 नंबर के लिए एकदम रेडी हैं। अब आप नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अगला है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो यूनिट 1 का 1.2 कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है क्या, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें भी हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र की प्रकृति की विवेचना कीजिए, क्या यह विज्ञान है या कला। ओके, तो अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसा है, अभी हमने ऊपर जाना कि ये विज्ञान भी है और कला भी है, ये दोनों का मिला जुला। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये यूनिट 1 का 1.2 है, जिसमें लिखा हुआ है क्या, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें भी हम टॉप 5 जो कि क्वेश्चन लिए हैं और वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा कि आप किस प्रकार इसको एग्ज़ाम में लिखिएगा। तो देखिए, प्रश्न 1 है, अर्थशास्त्र की प्रकृति जो है, अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है उसकी विवेचना हमें करना है, और क्या यह विज्ञान है या कला। यह मतलब अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। उत्तर आप लिखिएगा, अर्थशास्त्र की प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में यह एक विज्ञान और कला दोनों का रूप है। ओके, आप समझ गए, बिल्कुल समझेंगे, काहे नहीं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा ही। तो शुरू में अर्थशास्त्रियों में एक मतभेद था कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है ये विज्ञान है या फिर कला है, मतभेद था, यानी डाउट में था। लेकिन अभी आधुनिक काल में यह विज्ञान और कला दोनों का रूप है। ओके, दोनों मानता है इसको। तो आइए, अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में, ये हम जानते हैं कि आखिर ये विज्ञान के रूप में कैसे है। इसमें हम लिखेंगे क्या कि कोई भी विषय विज्ञान तब कहलाता है जब वह तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करे कि एक के बाद एक जो घटना हो रही है इसके पीछे कारण क्या है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। और कारण तथा परिणाम के बीच एक संबंध स्थापित करें। इसीलिए हम अर्थशास्त्र को एक विज्ञान कह रहे हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ों का एक क्रमबद्ध अध्ययन करता है। कैसे कि कीमत बढ़ने पर मांग क्यों घटती है। ओके, अर्थशास्त्र में भी नियम होता है, जैसे मांग का नियम, जिसमें हम कीमत बढ़ने पर मांग घटती है ये देखते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक विज्ञान और एक होता है हमारा, कहाँ गया यार, एक सेकेंड, आदर्श विज्ञान। ओके, एक होता है वास्तविक और एक होता है आदर्श विज्ञान। जो हमारा वास्तविक विज्ञान है यह बताता है कि क्या है, वास्तविक विज्ञान मतलब क्या है। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या कितनी है, ये वास्तविक विज्ञान हुआ। यह केवल तथ्यों को रखता है, तथ्य यानी फैक्ट को रखता है कि हाँ इतना करोड़ हमारे भारत में जनसंख्या है। जबकि आदर्श विज्ञान कहता है क्या कि क्या होना चाहिए, उदाहरण के लिए गरीबी कैसे कम होनी चाहिए। यह नैतिक और सुझावों की बात करता है। हमारा जो अर्थशास्त्र है ये कला के रूप में किस प्रकार वर्णित है, आइए इसको जानते हैं। कला का अर्थ होता है किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग। इसी को तो कला कहते हैं ना, कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे हमको अच्छा नंबर लाना है, अपने 10 क्लास में, 12 क्लास में या ग्रेजुएशन में अच्छा नंबर लाना है, तो अच्छे नंबर लाने के लिए हमें अच्छा से लिखना होगा, अच्छा प्रयोग करेंगे, हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो हमारा अच्छा नंबर आएगा। तो वही तो कह रहा है कि कला का अर्थ होता है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग।
जब हम आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग समाज की समस्याओं जैसे मुद्रास्फीति हो गया, बेरोजगारी हो गई, ये समाज की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए करते हैं तो वह एक कला बन जाता है। जब हम अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का जो यूज़ है, जब हम समाज की समस्याओं को सुलझाने में उसका यूज़ करते हैं तब वह एक कला का रूप ले लेता है। निष्कर्ष लिखेंगे कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सिद्धांत का निर्माण करता है और एक ऐसी कला है जो उस सिद्धांतों के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाती है। ओके, इसको कॉपी में लिखिएगा, समझ में आएगा। नहीं लिखिएगा, पीडीएफ दूंगा, रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अर्थशास्त्र के क्षेत्र का सविस्तार वर्णन कीजिए कि अर्थशास्त्र में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर हम अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक या बहुत ही फैला हुआ है। व्यापक का मतलब होता है क्या, फैला हुआ है। इसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो धन और दुर्लभ संसाधनों से जुड़ा हुआ है। तो अर्थशास्त्र में हम अध्ययन क्या करते हैं, धन का अध्ययन करते हैं और दुर्लभ संसाधनों का अध्ययन करता है। इसके मुख्य अंग निम्नलिखित है। तो दोस्तों, मैं कुछ मिनट के लिए जो कि वीडियो को पॉज किया था, इसके पीछे कारण ये है कि घर से मुझे कुछ काम के लिए जो कि बुलाया गया था, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आर्थिक रूप से कुछ अगर मजबूत हो जाएंगे तो फिर हमें एक ये ड्यूटी रहेगा कि हाँ, आप सबको पढ़ाना मेरा एक कर्तव्य है, काम है, तो हम कोई भी और काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया करके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, वॉच टाइम कंप्लीट करा दीजिए, ताकि मैं आप सब के लिए रोज़ वीडियो अपलोड करूँ और हमें कोई टोकने वाला ना हो। यानी ये एक ड्यूटी जैसा रहेगा। ओके, तो हम पढ़ रहे थे क्या, आवाज़ थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि आसपास लोग हैं बैठे हुए, तो इस कारण जो कि आवाज़ हम थोड़ा सा दबा कर ही आपसे क्लास लेंगे। ओके, क्लास करवाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा। और भी अच्छा से खुल के हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं ये, नहीं तो मेरे को पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और इतना अच्छा तरीक़ा से मैं आपको पढ़ाऊँगा ना कि फिर आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद रहेगा। बट अभी थोड़ा सा आसपास का माहौल जो है ये थोड़ा सा, समझ रहे हैं आप, जिस कारण बोलने में भी शर्म आ रहा है। मतलब शर्म क्या, अच्छा ही चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ जो है, लोग क्या सोचेंगे कि क्या कर रहा है, पागल जैसा बोल रहा है ये, तो समझ रहे होंगे आप। तो इसलिए सपोर्ट करें, नहीं तो फिर हमें बीच में ही अपना चैनल को बंद करना पड़ सकता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, इसके मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। पहला एक उपभोग है। उपभोग का मतलब होता है कंजप्शन। कंजप्शन मतलब खपत करना। इसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि का अध्ययन होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक है इसमें, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और उपभोक्ता की बचत जैसी सिद्धांत इसी के अंतर्गत आते हैं। तो उपभोक्ता में हम 2 नियम पढ़ेंगे, एक सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और दूसरा उपभोक्ता की बचत, है ना, उपभोक्ता की बचत। दूसरा है हमारे पास उत्पादन। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, यानी कितना चीज़ बन रहा है, वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण की प्रक्रिया। इसमें भूमि, श्रम मतलब लेबर, पूंजी मतलब इन्वेस्टमेंट और संगठन, कोई आदमी रहना चाहिए ना यार इसको, किसी चीज़ को बनाने के लिए। तो किसी चीज़ को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, या तो भूमि चाहिए, मतलब या नहीं, ज़रूरी है, भूमि ज़रूरी है, श्रम ज़रूरी है, पूंजी ज़रूरी है और एक संगठन होना ज़रूरी है। जैसे साधनों के योगदान को हम पढ़ते हैं किसमें, उत्पादन में। ओके, तो हम मोटा अभी जो कि आपको समझा रहे हैं, मैं विस्तार से भी क्लास करवाऊंगा, तो सब्र रखिएगा। एक है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय। इसमें उत्पादित वस्तु का क्रय विक्रय मतलब क्रय विक्रय की जो चीज़ हम उत्पादन करते हैं, जो चीज़ हम खेत से या फिर फैक्ट्री से बनवाते हैं, या फिर प्रोडक्शन जो होता है, उसका क्रय विक्रय हम कैसे करेंगे। इसमें बाज़ार के विभिन्न प्रकारों, और जैसे बाज़ार आपको पता है, ओलिगोपोली, बहुत सारा मार्केट है। ओके, 4 प्रकार के टोटल मार्केट है, जो कि समझाना जरूरी नहीं है। अभी आपका SC1 आ रहा है, फिर SC2, इस प्रकार करके अभी आप टोटल 8 सेमेस्टर देंगे, तो 8 सेमेस्टर में आपको सभी चीज़ों को थोड़ा करके समझना है। तो इसमें हम बाज़ार के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं, कीमत निर्धारण का अध्ययन कैसे होता है, ये चीज़ हम
विनिमय में पढ़ते हैं। अगला है वितरण। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की, जो चीज़ हम उत्पादन कर रहे हैं उसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वितरण। उत्पादन से प्राप्त आय को, जो उत्पादन होता है उससे प्राप्त आय को उत्पादन के साधनों जैसे श्रमिकों को मजदूरी देना, पूंजीपतियों को ब्याज देना में कैसे बांटा जाए, इसका अध्ययन यहाँ होता है। ओके। अगला है लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस, यानी पैसा कैसे हम जुगाड़ करेंगे बताइए। तो जुगाड़ करने का भी तरीका इकोनॉमिक्स हमें बताता है। इसमें सरकार की आय जैसे कर और खर्च यानी व्यय और ऋण संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ओके दोस्तों, मैं बोलता हूँ क्या कि जितना इसमें व्यूज़ आएगा उसके बराबर सब्सक्राइब आना चाहिए यार। जितना भाई देखेंगे सभी को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, अन्यथा बीच में अगर हमारा चैनल बंद हो गया तो फिर आप इधर उधर फिर भटकते रहेंगे। सब कोई आपको 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो देगा और बोलेगा वो वायरल क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन वो आने के जब आप वहाँ बैठेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो सब क्वेश्चन एक भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ओके, अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के व्यष्टि मतलब माइक्रो और समष्टि मतलब मैक्रो बड़ा दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये तो ऊपर हमने पढ़ा ना, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। हाँ, एक बार फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जो व्यष्टि होता है या माइक्रो होता है, ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक फॉर्म मतलब उद्योग या फिर किसी एक परिवार का अध्ययन करता है, जबकि जो हमारा मैक्रो है उसमें संपूर्ण भारत, संपूर्ण झारखंड का अध्ययन करता है। ओके, तो ये जो कि हम पढ़ें इसलिए हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। ऊपर जो कि हम पढ़ के आए हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराना है आपको। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, टाइम का यूटिलाइज हो रहा है, सही से हम टाइम यूज़ कर रहे हैं, अपना नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। बट अभी जो कि हल्ला होगा तो हम क्लास को बंद कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके क्लास को हम कंप्लीट करें। जितना क्वेश्चन आज का है यूनिट 1 में सब आपको हम पढ़ाएं, तो 1 से 2 घंटा लगभग लग सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि 2 घंटा मैं जो बोल रहा हूँ, इतना कष्ट मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, तो क्या आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते बताइए? तो कीजिए, जो भाई देख रहे हैं कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास अर्थशास्त्र की, यार बोलने में भी घबराहट हो रही है, समझ रहे हैं ना आप, तो आवाज़ दब रहा है, तो क्या करो बताइए? क्लास लेना ज़रूरी है आप लोग के लिए, एग्ज़ाम है आप लोग का। अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रमुख विधियाँ कौन सी है? तो अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रमुख विधि हमें बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे क्या? अर्थशास्त्र के नियम को बनाने के लिए 2 विधियों का सहारा लिया जाता है, एक है निगमन विधि और एक है आगमन विधि। शायद ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर किया हूँ, जो कि मैं नहीं करने वाला हूँ दोस्तों, समझिए मेरे प्रॉब्लम को एक बार। ओके, जो प्रश्न हम किए हैं उसको नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हमारे पास। अभी हल्ला होने लगेगा तो फिर मैं वीडियो को ऑफ कर दूंगा, तो समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके और मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा से रूम बना सकूँ और वहाँ हम सेपरेट रूम में आराम से पढ़ाई करेंगे और आपको भी समझाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की सीमाओं पर प्रकाश डालिए। ओके, तो क्या क्या सीमा है? क्या अर्थशास्त्र बायोलॉजी का अध्ययन कर सकता है? क्या अर्थशास्त्र केमिस्ट्री का अध्ययन कर सकता है? तो नहीं, अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं हैं, वो उस सीमा से बाहर कभी नहीं जा सकता है। ओके, वह उस सीमा के अंदर ही रह के अपना जो विषय है उसको फुलफिल करेगा। तो आइए जानते हैं उसकी सीमा क्या क्या है। तो अध्यापी अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, यह मनुष्यों की केवल उन क्रियाओं को पढ़ाता है जो धन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो इकोनॉमिक्स हमें केवल धन से जुड़े हुए क्रियाओं के बारे में ही पढ़ाता है। ओके, इससे बाहर ये नहीं जाएगा। यह प्रेम, सेवा, धार्मिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं कराता है। ओके, केवल सामान्य मनुष्य का अध्ययन, केवल सामान्य मनुष्य का अध्ययन, ये केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कराएगा, ये केवल सामान्य मनुष्य का अध्ययन कराएगा और
निश्चितता ये देगा और साथ ही मान्यताओं पर आधारित देगा। तो ये 4 इसके कुछ नियम हैं, आइए एक एक करके जानते हैं। तो यह प्रेम, सेवा या धार्मिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं कराता है, यह केवल सामान्य मनुष्य का अध्ययन कराता है। यह पागल हो गया या फिर साधु संत हुआ और समाज से अलग रहने वाले लोगों के बारे में यह हमें कभी नहीं पढ़ाएगा कि साधु संत तो कुछ नहीं खरीदता है, तो फिर डिमांड कैसा रहेगा। तो ये सामान्य लोगों के बारे में अध्ययन करता है, जैसे आप हुए, हम हुए, जो नॉर्मल आदमी हुए। नियमों की अनिश्चितता, तो भौतिकी विज्ञान की तरह जो हमारा अर्थशास्त्र है, इसके नियम 100% सटीक नहीं होते, क्योंकि यह मनुष्य के स्वभाव पर आधारित है। आज आपके पास कुछ अलग चीज़ है, कल कुछ अलग लेने का मन करेगा। इसीलिए जो हम इकोनॉमिक्स में नियम यूज़ करते हैं वो 100% सही नहीं होता है, अनिश्चित होता है, जो बदलते रहता है। इस कारण इसको नियमों की अनिश्चितता कहते हैं। और एक है हमारे पास मान्यताओं पर आधारित। अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम जो है अन्य बातों समान रहने पर, जो अन्य बातें मतलब कोरोना वायरस हुआ, आपदा हुआ, बाढ़ हुआ, इन प्रकार के जो भी चीज़ होता है जो किसी मार्केट को प्रभावित करता है, तो ये जो चीज़ है, जब ये चीज़ सामान्य रहेगा तभी अर्थशास्त्र की जो नियम है वो लागू होता है, अन्यथा फिर लागू नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट का, जो यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे, यूनिट 1 का 1.3। ओके, 1.3, इसमें भी हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 को प्रश्न लिए हैं। इसमें हम सेंट्रल इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम को जानेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है क्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से आप क्या समझते हैं, यह क्यों उत्पन्न होता है। तो ये जो केंद्रीय समस्या है ये आखिर उत्पन्न क्यों होता है, तो पहले हमको समस्या समझना पड़ेगा कि आखिर अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है और ये क्यों उत्पन्न होता है। ओके, तो इसका हल हम लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, प्रत्येक अर्थव्यवस्था चाहे वो विकसित हो या विकासशील हो, यानी अमेरिका के जैसा एकदम पूरा विकसित हो गया है या फिर भारत के जैसा विकासशील है, यानी ये धीरे धीरे विकसित हो रहा है। विकासशील का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है भारत जैसा। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था चाहे वो विकसित हो या विकासशील कुछ बुनियादी आर्थिक समस्याओं का सामना जरूर करती है, इन्हें ही केंद्रीय समस्या कहा जाता है। यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसी को हम केंद्रीय समस्या कहते हैं। समस्या उत्पन्न होने के पीछे का कारण अगर हम चर्चा करें तो पहला है असीमित आवश्यकताएं। तो हमारे जो सरकार है अगर वो बहुत ज़्यादा राफेल हुआ यानी लड़ाकू विमान हो गया, तोप हो गया या फिर अनाज हो गया, इन सब चीज़ों की असीमित आवश्यकता है हमारे पास, यानी जो आवश्यकता है इससे भी ज़्यादा अगर ये बुला ले या मंगा ले विदेशों से, तो फिर हमारा मार्केट हिल सकता है, थोड़ा सा शेयर मार्केट गिर सकता है। तो असीमित जो आवश्यकता है इसके कारण हमें केंद्रीय समस्या देखने को मिलता है। मनुष्य की इच्छा अनंत है और इसकी जो इच्छा है वो पूरी करना लगभग असामान्य है। अगर एक चीज़ को हम पूरा करेंगे, फुलफ़िल करेंगे, तो एक दूसरा आवश्यकता हमारे पास जन्म ले लेगी। मान लीजिए कि हमारे पास बुलेट गाड़ी है तो हम बोलेंगे नहीं, बुलेट हम नहीं लेंगे, अब हम R15 या उससे भी कुछ महंगा जो गाड़ी है वो लेंगे। तो एक समस्या पूरी होती है तो दूसरी समस्या जन्म ले लेती है। दूसरा है सीमित या दुर्लभ संसाधन हमारे पास है। इन इच्छाओं को पूरा करने वाले जो संसाधन है जैसे श्रम हुआ, भूमि हुआ, पूंजी हुआ, ये सीमित है। ओके, जिस कारण हमें केंद्रीय समस्या देखने को मिलता है। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग, सीमित संसाधनों का उपयोग अलग अलग कार्यों में किया जाता है। सीमित संसाधन जो है इसका प्रयोग हम अलग अलग कार्यों में करेंगे, जैसे हमारा मोबाइल एक कैमरा के लिए यूज़ होता है, कभी फ़ोन के लिए यूज़ होता है, कभी वीडियो देखने के लिए यूज़ होता है, तो अलग अलग कार्यों में होता है। उदाहरण के लिए एक ज़मीन के टुकड़े पर अस्पताल भी बन सकता है और एक स्कूल भी बन सकता है। निष्कर्ष अगर हम बात करें, चूँकि साधन हमारे पास कम है और इच्छाएं अधिक है, इसलिए समाज को चुनाव करना पड़ता है। यही चुनाव की समस्या ही केंद्रीय समस्या को जन्म देती है। अगला प्रश्न हमारे पास, अर्थव्यवस्था की 3 बुनियादी केंद्रीय समस्या क्या क्या है ये आपको बताना है। तो हमारे अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार की
केंद्रीय समस्या देखने को मिलता है। ये कौन कहता है? ये प्रोफेसर सैमुअल्सन कहता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के मुख्य समस्या है। पहला क्या है? पहला है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में की जाए। ओके, तो जो चीज़ हमें ज़्यादा आवश्यक है वही चीज़ का उत्पादन करेंगे, लेकिन कितनी मात्रा में करें ये भी तो डिफाइंड होना चाहिए ना। तो वही हमारे सैमुअल्सन भाई कहते हैं कि कौन सा उत्पादन किया जाए और कितना किया जाए। पहली समस्या यह तय करना कि उपलब्ध संसाधनों से किन वस्तुओं का उत्पादन हो। साथ ही क्या उपभोक्ता वस्तुएं जैसे गेहूं हुआ, कपड़ा हुआ, ये उपभोक्ता वस्तु हुए, ये आदमी के लिए ज़रूरी है। तो क्या उपभोक्ता वस्तु बनाया जाए या फिर पूंजीगत वस्तु बनाया जाए, जैसे मशीन हुआ या ट्रैक्टर हुआ। बताइए, तो आपके घर में ट्रैक्टर है? नहीं है ना। तो ये आवश्यकता अनुसार, मतलब लोगों को लेना ज़रूरी नहीं है। जिसके पास पैसा है वही ये सब लेगा, लेकिन जिसके पास पैसा भी नहीं है वो ये सब चीज़ों के लिए मरेगा खरीदने के लिए। तो इसको हम कहेंगे उपभोक्ता वस्तु। जो हमारे पास गेहूं और कपड़ा है ये उपभोक्ता वस्तु, जबकि पूंजीगत वस्तु वो है जिससे पैसा कमाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो कहता है सैमुअल्सन कि हम सबसे पहले किसका उत्पादन करें, पूंजीगत वस्तु का कि उपभोक्ता वस्तु का। क्या नागरिक वस्तु बनाया जाए या फिर युद्ध की सामग्री बनाया जाए? बताइए तो, यानी अपने देश के नागरिकों के यूज़ वाला सामान हम बनाएं या फिर पहले बाहरी देशों से बचने के लिए हम बंदूक या फिर टैंक का यूज़ करें? बताइए। चयन के बाद अब उसकी मात्रा पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम चुन लिए हैं कि हम नागरिकों के लिए अच्छा सामान बनाएंगे जो उसके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, बट अब उसका हम कितना यूज़ करेंगे, मतलब कितना हम उत्पादन करेंगे, ये कहता है। ओके, दूसरा जो है 3 को हम पढ़े ना, 3 को में एक पढ़ लिए कि क्या उत्पादन करें और कितना करें। दूसरा नंबर में हम देखेंगे कि उत्पादन कैसे किया जाए। बताइए तो, कुछ तरीका बताइए, तब ना हम उत्पादन करेंगे। तो सैमुअल्सन कहता है कि यह समस्या तकनीकी के चुनाव से संबंधित है। उत्पादन के 2 मुख्य तकनीक होती है। पहला क्या होता है? श्रम से हम करें, यानी आदमी के द्वारा करें या फिर मशीन के द्वारा करें। समझे कि नहीं? तो उत्पादन हम कैसे करेंगे, व्यक्ति के द्वारा करेंगे या फिर मशीन के द्वारा करेंगे। मान लीजिए हमें मूढ़ी या खजाड़ी, आप लोग जानते हैं मूढ़ी या खजाड़ी, तो मूढ़ी खजाड़ी झारखंड वाले के लिए है। तो मूढ़ी का उत्पादन हम मशीन से करें कि हाथ से करें? बताइए तो वही कह रहा है कैसे करें। तो अगर हम श्रम प्रधान तकनीक से अगर करते हैं, यानी लेबर से करते हैं, तो इसमें मशीनों की तुलना में श्रमों का अधिक उपयोग होगा। जैसे भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए ये उपयुक्त है ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले। जबकि अगर हम पूंजी प्रधान तकनीक का यूज़ करें तो इसमें श्रमिकों की तुलना में मशीनों और आधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग होगा। ओके, तो 2 चीज़ हमने जान लिया। अब तीसरा चीज़ इसमें लिखा हुआ है क्या, उत्पादन कितना करना है, किसके लिए करना है और कैसे करें। ये 2 चीज़ हो गया है। तीसरा है उत्पादन किसके लिए किया जाए, आखिर इसको खरीदेगा कौन। तो यह समस्या उत्पादन के वितरण से संबंधित है। समाज में उत्पादित वस्तुओं का बंटवारा कैसे किया जाए। क्या उत्पादन समाज के गरीब वर्गों के लिए हो या अमीर वर्गों के लिए हो। क्या हम रोल्स रॉयस बनाएं या फिर ऑल्टो बनाएं? बताइए तो, वही चीज़ बोल रहा है उत्पादन किसके लिए करें, अमीरों के लिए कि गरीबों के लिए। साथ ही ये बोल रहा है यह समस्या आय वितरण पर निर्भर करती है कि लोगों का आय कैसा है। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है, काहे नहीं आएगा यार। अगला 3 नंबर प्रश्न हम जो कि पहुंच चुके हैं। भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप आवाज़ से ही पता कर सकते हैं कि हम कितना चौकन्ना होकर और कितना डर के थोड़ा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्रश्न 3 नंबर है उत्पादन संभावना वक्र, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम PPC कहेंगे। इकोनॉमिक्स में आपको इस प्रकार के शॉर्ट नाम बहुत देखने को मिलेगा। सब्र रखिए, सेमेस्टर 1 है, अभी आपको सेमेस्टर 8 तक जाना है, बहुत सारा नाम मिलेगा। तो PPC जब आपको देखने को मिले तो उसको आप मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, इसका मतलब क्या होता है समझेंगे। साथ ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, यह केंद्रीय समस्या को कैसे दर्शाता है। तो ये जो PPC है ये केंद्रीय समस्या को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र वह रेखा है जो
दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों मतलब कॉम्बिनेशन को दर्शाता है जिन्हें एक अर्थव्यवस्था अपनी सीमित संसाधनों और स्थिर तकनीकी से उत्पादित कर सकती है। ओके, समझ रहे हैं। तो इसमें किसी दो वस्तुओं का हम आप पढ़े ना, एक्स वाई एक्सेस, एक्स और वाई एक्सेस, तो इसी प्रकार हम इकोनॉमिक्स में एक्स वाई एक्सेस के माध्यम से किन्हीं दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशन को दर्शाते हैं जो एक अर्थव्यवस्था के अपने सीमित संसाधनों और स्थिर तकनीक या लेबर हुआ या फिर मशीन हुआ से कैसे उत्पादन करती है, ये बताता है। अगला है पीसीसी की विशेषता। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि अगर ढाल नीचे की ओर है, पीसीसी का जो अगर ढाल नीचे की ओर है, इस प्रकार अगर ढाल नीचे की ओर है, तो ये हमें बताता है कि चूँकि साधन हमारे पास सीमित है, इसलिए वस्तु का उत्पादन बढ़ने के लिए दूसरी वस्तुओं के उत्पादन को कम करना चाहिए। अगर हमारे पास साधन कम है, अगर हमारे पास ईंट कम है, घर बनाने के लिए ईंट कम है, तो हम क्या करेंगे? हम 5 इंच का जोड़ाई करके घर बनाएंगे। समझ में आया? उदाहरण समझ में आ गया होगा। तो अगर हमारे पास एक वस्तु कम है, मैं अच्छा समझाता हूँ, एक सेकंड। मान लीजिए कि हमारे पास चावल कम है और भूख लगा हुआ है और हमें 10 दिन तक खाना है, और गेहूँ हमारे पास ज़्यादा है, तो हम चावल और गेहूं का ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे कि हम 20 दिन तक टिक सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम दूसरे वस्तु के उत्पादन को थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, ये आप समझ गए होंगे। अब केंद्रीय समस्याओं का चित्रण करते हैं। ये जो पीसीसी वक्र है, इसमें केंद्रीय समस्याओं का चित्रण करते हैं। इसमें आप बायोलॉजी के जैसा चित्र नहीं देखिएगा, इसमें आपको एक्स वाई एक्सेस पर ही सभी प्रकार के चित्र देखने को मिलेगा, इस प्रकार का एक्स वाई एक्सेस पर। तो केंद्रीय समस्याओं का चित्रण, चयन की समस्या जो होती है, ये पीसीसी पर कोई भी बिंदु यह दर्शाता है कि हम क्या उत्पादन कर रहे हैं। ओके, दुर्लभता इसमें यह है कि पीसीसी के बाहर का कोई भी बिंदु प्राप्त करना असंभव है। जो पीसीसी वक्र होता है, इसमें बाहर का कोई बिंदु प्राप्त करने पर हमें थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, यानी लगभग असंभव होता है, क्योंकि साधन सीमित है हमारे पास। ओके, कुशल उपभोग, यदि उत्पादन वक्र के ऊपर स्थित है, यदि हमारा उत्पादन वक्र के ऊपर स्थित है, उत्पादन जो हो रहा है वो वक्र के ऊपर स्थित है, तो इसका अर्थ है कि साधनों का पूरा उपयोग हो रहा है। साधन जो है हमारे पास, जितना भी हमारे पास है, जितना हमारे मोबाइल में नेट है, उस नेट का अच्छा से उपयोग हो रहा है। तो यही बताता है कि उत्पादन अगर वक्र से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो साधन है वो अच्छा से उपयोग हो रहा है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के अर्थव्यवस्थाएं जैसे बाजार हुआ, केंद्र नियोजन हुआ और मिश्रण हुआ पर अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करती है, इसको ये जानते हैं। तो समस्याओं को हल करने का तरीका अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करता है कि वो कैसे उसको हल करेगा। जैसे बाजार अर्थव्यवस्था, यहाँ निर्णय कीमत तंत्र यानी मार्केट पर छोड़ देता है कि मार्केट उसका प्राइस कैसे नियंत्रित करता है, तो कीमत तंत्र द्वारा लिया जाता है। उत्पादन वही बनाता है, उत्पादक यानी जो चीज़ उत्पादक कर रहा है आदमी, उसको उत्पादक कहेंगे। उत्पादक वही बनाता है जिसकी मांग अधिक है और वहाँ लाभ ज़्यादा हो, तो उत्पादन वही चीज़ बनाएगा जिसकी मांग अधिक हो और जिससे लाभ भी अधिक हो। केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था, यहाँ सरकार या केंद्र जो है अधिकार यह तय करती है कि समाज के हित में क्या उत्पादन करना है। तो जो हमारा केंद्र नियोजन अर्थव्यवस्था होता है, यहाँ सरकार ये तय करती है कि मार्केट में हम क्या उत्पादन करें, मार्केट में हम क्या चीज़ लाएं, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादक ये तय करता है कि हमें किस चीज़ का उत्पादन करना है। तो समझ गए होंगे आप इसका अंतर। ओके, यहाँ लाभ के बजाय सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे सरकार केवल और केवल सामाजिक कल्याण पर ही जोर देती है, ना कि लाभ कमाने पर। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे पास होता है, जैसे भारत हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें कुछ सामान सरकार बनाती है तो कुछ सामान
प्राइवेट लोग बनाते हैं। यहाँ निजी क्षेत्र के लोग जो है वो लाभ कमाने के लिए आते हैं और जो हमारे सरकार है वो जन कल्याण के लिए काम करती है। महत्वपूर्ण निर्णय सरकार लेती है, ओके, और बाकी बाजार पर छोड़ दिए जाते हैं। अगला है हमारे पास अवसर लागत की अवधारणा को समझाइए, यह आर्थिक निर्णय लेने में क्यों महत्वपूर्ण है। तो अवसर लागत की अवधारणा को समझाइए और यह आर्थिक निर्णय लेने में क्यों महत्वपूर्ण है, इसको आइए जानते हैं। तो अवसर लागत का पहले अर्थ हमें जानना होगा कि अवसर लागत आखिर होता क्या है। दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प को छोड़ने की लागत को ही हम कहते हैं अवसर लागत। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी जो हमारे पास दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प था। जैसे आपका अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स है या मेजर पेपर है तो आप इससे पहले ज्योग्राफी के बारे में सोच रहे थे कि नहीं मुझे ना ज्योग्राफी लेना चाहिए, तो ज्योग्राफी आपका सर्वश्रेष्ठ विकल्प था, बट आप उसको छोड़ दिए हैं। अब आप क्या ले लिए हैं बताइए, इकोनॉमिक्स ले लिए हैं। तो यही अवसर लागत हुआ, ओके। तो दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प को छोड़ने की लागत को हम अवसर लागत कहेंगे। सरल शब्दों में अगर हम कहें कि जब हम सीमित संसाधनों के कारण एक विकल्प को चुनते हैं तो हमें दूसरा विकल्प को त्यागना पड़ता है। आप इकोनॉमिक्स इसलिए लिए क्योंकि इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं है, बट जो आप ज्योग्राफी लेते हैं ना तो उसमें आपका क्या था, प्रैक्टिकल था, जिस कारण आप ज्योग्राफी को नहीं लिए। आई नो। तो दूसरे विकल्प को हमें त्यागना पड़ रहा है। जिस विकल्प का त्याग किया गया है उसका मूल्य ही चुने गए विकल्प का अवसर लागत कहलाता है, ओके। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 1000 रुपये हैं और आप उसमें या तो एक किताब खरीद सकते हैं या फिर फिल्म देख सकते हैं। यदि आप किताब चुनते हैं तो फिल्म नहीं देख पाएंगे, ओके, फिल्म नहीं देख पाएंगे। तो फिल्म ना देखना आपका क्या है, अवसर लागत है। अब अवसर लागत का महत्व क्या है, यह सिद्धांत जो है संसाधनों के कुशल आवंटन और सही चुनाव करने में मदद करता है। ये बताता है कि आप किस चीज़ का चुनाव किए हैं। आप उसी चीज़ का चुनाव करेंगे जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है। आप फिल्म देखने क्यों नहीं गए, क्योंकि आप फिल्म देख के अमीर नहीं बन सकते थे, जबकि किताब आप इसलिए चुने क्योंकि किताब पढ़कर आप अमीर बन सकते थे। तो अवसर लागत जो है ये कुशल बंटवारे और सही चुनाव में मदद करता है, ओके। चलिए इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि हम ऊपर शायद पढ़े हैं, फिर भी इसमें हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा दीजिए और इसकी मुख्य मान्यताओं को स्पष्ट कीजिए। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे क्या, उत्पादन संभावना वक्र वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशन यानी संयोग को दर्शाती है, जिन्हें एक अर्थव्यवस्था अपने उपलब्ध संसाधनों और स्थिर तकनीकों का महत्वपूर्ण तकनीक का पूर्ण उपयोग करके उत्पादित कर सकती है। इसे ही हम उत्पादन संभावना सीमा यानी वक्र या कर्व कहते हैं, ओके। इसकी मान्यता ये है क्या कि संसाधनों की स्थिर मात्रा, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन जो है उसकी मात्रा निश्चित होती है। तकनीक की स्थिरता, उत्पादन की तकनीक में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। साथ ही संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग होना चाहिए। यह माना जाता है कि सभी संसाधनों का उपयोग पूरी क्षमता के साथ किया जा रहा है। केवल 2 वस्तुएं ही इस वक्र में हम लेते हैं, जो पीसीसी वक्र होता है, केवल 2 ही वस्तु लेंगे। विश्लेषण को सरल बनाने के लिए केवल 2 वस्तु का ही हम इसमें यूज़ करते हैं। साथ ही संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल नहीं होते हैं। जब संसाधनों को एक वस्तु से हटाकर दूसरे वस्तु के उत्पादन में लगाया जाता है तो उसकी उत्पादकता कम हो जाती है, ओके। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रश्न 1 तो हम कंप्लीट कर लिए हैं,
प्रश्न 2 एक जो है आपके पास, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको तो PDF दे ही दूंगा, तो ये आप एक बार कर लीजिएगा। और क्वेश्चन 3 जो है इसको भी आप एक बार PDF से रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए और एक बार रिवीजन कीजिए। मैं इन सब प्रश्नों को और एक बार कराऊंगा, जो कि अभी मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आवाज़ जो कि मैं दबा के वीडियो बना रहा हूँ। प्रश्न 4 आप स्क्रीनशॉट मारिए और प्रश्न 5 को स्क्रीनशॉट मार के थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, कृपया करके। और ज़रूरी है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। सभी भाइयों से निवेदन है, कृपया करके आप हमारे इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कराइए, ताकि मैं आप सब के लिए एक सेपरेट रूम बनाकर उसमें मैं आप लोगों के लिए क्लास करवाऊँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मेरा आवाज़ अभी कैसा आ रहा है और शुरुआत में मेरा आवाज़ कैसा था। तो सभी दोस्त ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके जो एजुकेशनल वाला व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। और आइए इसका PDF मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है क्या, BBMKU हब। टोटल 8 इसमें सब्सक्राइबर है। और नीचे आपको देखने को मिलेगा क्या, AC इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 का PDF। यहाँ आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करके रिवीजन कीजिए। ओके, मिलते हैं अनदर वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।